हेलो बच्चों। तो जीओसी के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, है ना। तो टोटल हम दो इफेक्ट देख लिए। एक था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या था, मीजोमेरिक इफेक्ट, राइट। आज हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, ठीक है। ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, क्लियर है। तो टोटल हमारा 4 इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था, उसमें 3 हमारा क्या था, परमानेंट इफेक्ट था। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 मिजोमेरिक इफेक्ट, जिसको मैंने रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से भी मैंने आपको बताया था, और थर्ड वन क्या था, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों के तीनों इफेक्ट जो था वो क्या था, परमानेंट इफेक्ट था, राइट। जो लास्ट इफेक्ट था जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सिर्फ वही इफेक्ट है जो क्या है आपका टेम्पोररी इफेक्ट, क्लियर है ना। तो मुझे लग रहा है कि सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में एंड मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। आइए आज हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। देखिए नोट्स बनाना शुरू कर दो। बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये आपका थर्ड वाला इफेक्ट है ना, थर्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्लियर है। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसा क्या नया होने वाला है। हालांकि अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कार्बोकेटायन के केस में, जब मैं आपको स्टेबिलिटी पढ़ाया था, राइट, कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, राइट। उसका रीजन मैंने क्या लिखवाया था, याद है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लियर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण 3 डिग्री कार्बोकेटायन क्यों स्टेबल होता है वो मैंने आपको करवा दिया था, है ना। क्योंकि अगर आपको याद है तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कुछ इस टाइप का ग्रुप होता है ना, CH3, ये CH3 और ये आपका CH3, है ना, क्लियर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तो आपने देख लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्यों 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री, है। चलो एक 2 डिग्री वाला भी एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, CH3, CH3। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हमने क्या देखा था कि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पे साथ में जो ग्रुप अटैच है, आई मीन मिथाइल ग्रुप अटैच है, वो क्या है, प्लस आई है, आई मीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होगा, और चूंकि कार्बोकेटायन क्या है, प्लस चार्ज है, आई मीन कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, मिथाइल ग्रुप। कितने लगे हुए, टोटल 3 लगे हुए। तो इसका टेंडेंसी क्या हुआ, ज्यादा हुआ, इसका स्टेबिलिटी क्या हुआ, ज्यादा हुआ एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ग्रुप हैं, 2 ही मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो किसको, कार्बन प्लस को, यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, क्लियर है ना। तो ये चीज जो मैंने आपको बताया था वो बताया था इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, राइट। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो, क्लियर है। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, चलिए स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, also called no bond resonance। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे पॉसिबल है, मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा क्या। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, बॉन्ड ही नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं रहेगा, बट उसमें रेजोनेंस की बातें हम करेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, क्लियर है। मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसको एक और नाम से जानते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये लिख लीजिएगा, बेकर नाथन, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं और बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। चलो ये भी ठीक है कि हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है, बेकर नाथन इफेक्ट के भी नाम से जाना है, राइट।
लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हम ऐसे कौन कौन से कंपाउंड में देखने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, कार्बन एनाइन, फ्री रेडिकल, इवन अल्कीन में ही बात करें। ठीक है, देखिएगा एक और पॉइंट लिख लो, you will see hyper conjugation in carbocation, carbon anion, free radical, और साथ ही हम लोग बात करेंगे इसमें अल्कीन। ठीक ठीक है, चलो ये तो बात है कि कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल एंड अल्कीन में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, राइट। अब रही बात कि हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे कार्बोकेटाइन में या फिर इन सब में, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगा ना। ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन लगा देंगे, कहीं पे होगा कहीं पे नहीं होगा, तो कुछ कंडीशन होगा, राइट। तो वही मैं एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ कार्बोकेटाइन में, चलो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेता हूँ, CH3 CH2, यहाँ पर क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको सबसे पहले मैं आपको ऑर्बिटल डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे ये CH2 प्लस है ना, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखो C, और ये कार्बन है, थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, ठीक है। C, ये कार्बन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन अटैच है ना, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज, राइट। अब देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड बना होगा? सिंगल बॉन्ड, राइट। तो कार्बन का क्या है? p ऑर्बिटल, और हाइड्रोजन का क्या है? s, है ना। तो s एंड p से सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। कुछ इसको मैं कुछ ऑर्बिटल डायग्राम से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया कार्बन का। हाइड्रोजन का तो 1s होता है ना, स्फेरिकल होता है। इसका स्फेरिकल डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये तो कार्बोकेटाइन है ना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, खाली p ऑर्बिटल होगा, राइट, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो चलो मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर नहीं, रेड कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। देख, ये आपका क्या है? एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। अब होगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे जो कार्बन के पास जो सिंगल बॉन्ड बना है, जो सिग्मा बॉन्ड बना है, ये क्या करेगा? ये इसके साथ ओवरलैप करता है। भाई कार्बन के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? इसके बगल वाला एडजेसेंट कार्बन वाला सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। इसी को क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये जो कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो क्या हो रहा है? डिस्पर्स हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है। किसके कारण? उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण। क्लियर। तो अगर ऐसा ओवरलैपिंग होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो कार्बोकेटाइन होगा वो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, और इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? इसके एडजेसेंट कार्बन वाले, राइट। तो ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। मैं नीचे लिख देता हूँ ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो चलो इसको नोट डाउन करो। इसके बाद और भी कुछ स्ट्रक्चर लेता हूँ और आपको मैं सिखाता हूँ कि ये नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या है, राइट। ये तो ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, इसका मतलब क्या है? क्लियर है? देखिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
CH3 CH2 प्लस। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक CH3 प्लस, ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है। क्लियर। अब एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, मे भी आपने नाम सुना हो। क्या होता है अल्फा कार्बन? तो देखिए, अल्फा कार्बन का मतलब होता है कि वैसा कार्बन जो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। मुझे बताओ कि ये जो CH2 प्लस है, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या sp3 है? अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, सर यहाँ पे तो क्या है कि सिंगल बॉन्ड है। तो जनरली हम क्या जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज बोलते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होगा? भाई यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करोगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर से कितना आएगा? 2 + 1 कितना? 3। 3 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइज? sp2, राइट। तो ये आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। ये आपका क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? तो पहले अल्फा कार्बन के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं कि अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अल्फा कार्बन, ये क्या है? अल्फा। अल्फा कार्बन का मतलब क्या है? कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड ऑन कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली attached with sp2 कार्बन। ठीक है, जो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, राइट। ऑल्सो, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा अल्फा कार्बन के ऊपर उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इसमें लिख लो, एंड हाइड्रोजन which is present on alpha carbon are known as alpha hydrogen। क्लियर? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या था? CH3 CH2। मुझे बताओ यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन सा वाला है? मुझे लग रहा है कि अल्फा कार्बन ये वाला है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। क्लियर है? तो अल्फा हाइड्रोजन कौन करना है? तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो CH3 CH2 CH प्लस, ये हो गया CH2। बताइए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? पहली बात, अल्फा कार्बन कितने हैं बताओ? एक ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन है, और क्या 2 ही अल्फा कार्बन है ना? यहाँ पे एक और अल्फा कार्बन है, वो ये वाला अल्फा कार्बन, राइट। तो एक तो ये है, दूसरा ये अल्फा कार्बन, और तीसरा क्या है? तीसरा ये वाला कार्बन। ये भी तो कार्बन है, ये भी तो कार्बन है मुझे। अब मुझे एक बात बताओ कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? काउंट करो, 2 + 3 कितना? 5। और 5 प्लस क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? बिल्कुल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो कितने होंगे? 6। अल्फा हाइड्रोजन कितने? 6। क्लियर है? तो मुझे लग रहा है कि अल्फा कार्बन आपको समझ में आ गया, और अल्फा हाइड्रोजन भी, राइट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, राइट। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ये CH3 CH2 प्लस का एग्जांपल है, ठीक। देखो, मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 प्लस, ये हो गया C, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। स्टार्टिंग में जीओसी में मैंने आपको करवाया था होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस, राइट। होमोलिसिस का मतलब क्या? इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या? I mean, जिसको आप हेट्रोलिसिस बोलते हो, उसका मतलब क्या होता है? अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो यहां पे क्या होगा
कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहां पे क्या होगा कि एक के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो दूसरे के ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, राइट। तो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि ये CH2 के ऊपर प्लस चार्ज है, तो कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम बोल सकते हैं ना कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कार्बन को, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। बोल बात समझ में आया? तो देखो इसको ऐसे लिखो, C, ये तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको कार्बन को दे दिया। क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड आपको दिख रहा है? नहीं ना, फिर भी मैं इसको लिख रहा हूँ रेजोनेंस में। इसी को क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ भी तो हो सकता था ना, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट। तो चलो लिख दो फिर, एक बार यहां से मैं लिखवा रहा हूं, तो क्या होगा, H प्लस कार्बन, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। एक बार यहां से भी हो सकता है, देखिए इधर भी लिख देता हूं, कार्बन हाइड्रोजन ये H प्लस डबल बॉन्ड CH। बोल क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछे कि टोटल नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने हैं, अब आप काउंट करोगे 1 2 3 4, ये काउंट करोगे? नहीं, ये करना नहीं। मैं पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है वहां पे आप काउंट करते थे, कहां से काउंट करते थे, जो भी स्ट्रक्चर गिवन था उसी से शुरू होता था, राइट। तो आप n+1 कर देते थे, राइट। लेकिन क्या हम यहाँ पे वो काम करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम लोग वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, नो बॉन्ड रेजोनेंस के बारे में? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को ही क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो मुझे बताओ कि नो बॉन्ड रेजोनेंस यहाँ पे कितने हैं? मुझे लग रहा है ये 1 हो गया, ये सेकंड 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। तो टोटल नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने? 3, ना कि 4 होगा, राइट। तो लिखिए टोटल नो बॉन्ड रेजोनेंस इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। अब रही बात की आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर क्या हम हमेशा इतने सारे स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे कि कितने नो बॉन्ड रेजोनेंस है? इसका आंसर क्या है, ना, बिल्कुल नहीं। आपको क्या देखना है कि जो कार्बोकेटायन है, I mean, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, आप चेक करो कि उसके बगल वाले कार्बन कितने हैं, I mean, अल्फा कार्बन कितने हैं, यहाँ पे कितने, 1। उसके बाद आप देखो कि भाई अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, जिसको आप बोलते हो अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद आप अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करो, कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस जो होगा ना, शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस कितना होगा, 3 होगा। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3। क्लियर है? तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, नोट करके कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, बोलवा समझ में? क्लियर है ना? तो नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नो बॉन्ड का। क्लियर? ये तो समझ में आ गया होगा ना कि किस तरीके से मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया। एक और तरीके से आप समझ सकते हो, ये जो डबल बॉन्ड है ना, वो आ गया यहाँ पे, तो भाई डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, वैसे भी हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। क्लियर? एक और चीज देखो, जिस तरीके से मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई एंड माइनस आई पढ़ाया, राइट। मीजोमेरिक इफेक्ट में बोला था प्लस एम होगा माइनस एम होगा, है? उसी तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम लोग बात करेंगे प्लस एच एंड माइनस एच के बारे में।
अब रही बात की सर हम कब बोलेंगे प्लस एच, कब हम बोलेंगे माइनस एच, तो देखिएगा ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे H प्लस है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो आवारा की तरह घूम रहा है तो प्लस वाला है या माइनस वाला है, यहाँ पे क्या है प्लस वाला, तो हम इसको बोलते हैं क्या प्लस एच इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? प्लस एच इफेक्ट, है ना। एच प्लस घूम रहा है इधर, ये कहाँ गया, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट। आई मीन प्लस हाइड्रोजनेशन, सॉरी हाइड्रोजनेशन बोल, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो कहीं पे लिख लो, कहाँ पे लिखोगे? हाँ यहाँ पे ऐसे लिख लो प्लस एच इफेक्ट, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। और भी एग्जाम्पल कराता हूँ, कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन एंड फ्री रेडिकल, साथ ही अल्कीन का, ठीक है। हटा दूं, देखिए जैसे एक जेई में क्वेश्चन आया था, देखिए ध्यान से, पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से गिवन था, देखिए ध्यान से, CH प्लस था, CH3, CH2, CH2 कुछ ये था, और इसमें मैक्सिमम जनता का क्या हो गया था, गलत हो गया। देखिए मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो? कितने होगा बताओ? एक ये है ना, कितना 3 प्लस 2 कितना 5, और 5 प्लस 1 कितना, यहाँ पे भी है ना हाइड्रोजन, कितना है 6। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है 6। अब ऑप्शन में आपको 6 भी होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा और 8 भी होगा। अब बच्चे ने क्या आंसर कर दिया, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, लेकिन क्या इसका आंसर 7 होगा? कितना होगा? जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही क्या होता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। तो लिखो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या नो बॉन्ड रेजोनेंस इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 6 होगा ना, 3 प्लस 2 कितना 5, 5 प्लस 1 कितना 6। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, CH3 ऑल 3 प्लस और CH प्लस और ये आपका क्या है CH3 ऑल, इसको साइड से लिख लेता हूं, CH3 ऑल ट्वाइस, ये हो गया CH। अगर मैं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखूं तो इसमें मुझे लग रहा है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 कितना 9, यहाँ पे कितना है 9, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 9, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 प्लस 3 कितना 6 होगा ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन क्या है 6 है, यहाँ पे 9 नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 6 नो बॉन्ड रेजोनेंस बनेगा, राइट। तो मैंने तो आपको बताया है ना कि अगर जितना ज्यादा जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा उसका ज्यादा होगा। क्लियर? तो कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसमें किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, क्या बोलोगे? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों बोलोगे ये समझ में आया? पहले मैंने आपको जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था वहां पे मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन दिया था कि CH3 प्लस आई देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ
कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें ज्यादा है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो भाई अल्फा हाइड्रोजन वही तो कार्बोकैटायन को क्या बना रहा है, स्टेबल बना रहा है, जैसा कि मैंने आपको ऑर्बिटल डायग्राम से समझाया था, राइट। तो चलो इसके बारे में नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे कि एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्या लिखेंगे, एज द नंबर ऑफ alkyl group, as the number of alkyl group attached to, as the number of alkyl group attached to positively charged carbon, positively charged carbon increases, अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा, आई मीन ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे CH3 वाला ग्रुप कितने हैं, 2 है। तो अगर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो लिखिएगा कि एज द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होगा, इंक्रीज। और बात समझ में है, दैट इज, लिख लो 3 डिग्री वाला ना, दैट इज CH3 all 3 ये प्लस 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल देन CH3 all twice CH प्लस 2 डिग्री हो गया, मोर स्टेबल देन CH3 CH2 प्लस मोर स्टेबल देन CH3, राइट। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने बता दो जल्दी से, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 प्लस 3 कितना, 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे क्या है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज है, स्टेबिलिटी ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस इंक्रीज, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बन एनायन के केस में हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। मिटा दूं इसको, अब हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन एनायन में पहले बात करते हैं ना, इन कार्बन एनायन, ठीक है। कार्बन एनायन है ना, जैसे मान लो तो एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर देख लो, CH2 नेगेटिव, C, एक Cl, 2 Cl, ये तीसरा C, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये CH2 नेगेटिव है, कार्बन एनायन है। आइए हम बात करते हैं इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, ठीक है। देखो कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे हिसाब से क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका क्लीवेज होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस। तो भाई प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना लेगा ना, तो बताओ क्या होने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरीके से होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, राइट। यहाँ पे Cl के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। बोलो क्लियर है, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बताइए कि यहाँ पे हम प्लस H के बारे में बात करेंगे, माइनस H के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, माइनस H के बारे में। क्यों, क्योंकि आवारा की तरह कौन घूम रहा है, प्लस वाला या माइनस वाला, माइनस वाला। तो ये आपका क्या है, माइनस
क्लियर है? अब आप बोलिए सर क्लोरीन यहाँ भी तो है, यहाँ भी है, तो टोटल कितने इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस बनने वाले हैं? टोटल 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बनाओ जल्दी से। CH2 डबल बॉन्ड C, एक क्लोरीन, एक बार यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरा क्लोरीन, एक और बना दो, है ना, CH2 डबल बॉन्ड C, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, और ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। क्लियर है? ये पहला नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये आपका क्या हो गया? तीसरा हो गया। क्लियर है? और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? माइनस H इफेक्ट बोलते हैं। माइनस H का मतलब क्या? माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस H वहां पे था ना कार्बोकेटाइन में, वहां पे हमने क्या बोला था कि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आपका क्या है? माइनस H इफेक्ट। क्लियर है? चलो, ये तो था कार्बन एनायन के केस में। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्री रेडिकल के केस में। भाई फ्री रेडिकल के केस में किस तरीके से बॉन्ड का एक तो क्लीवेज होगा और किस तरीके से हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये तो हो गया ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं से पूछ लूं। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, CH2 नेगेटिव, C एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, क्या यहाँ पे माइनस H इफेक्ट होगा, सोचो एक बार। CH2 नेगेटिव, CH3 है, इज इट पॉसिबल? देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ पे पहले लिख लो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट पॉसिबल। अब आप बोलो क्यों नहीं होगा? देखिए ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नहीं ना। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। तो भाई अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं ना। भाई यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बना रहा था, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे आ गया प्लस आ, तो प्लस माइनस मिलकर के बॉन्ड बना, लेकिन क्या यहाँ पे बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। तो क्या हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? नॉट पॉसिबल। क्लियर है? रीजन तो आपको पता है ना, रीजन देखिए लिखना तो लिख सकते हो, बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर है ना? चलो ये था कार्बन एनायन के बारे में, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल के बारे में, एंड एट लास्ट बात करेंगे अल्कीन के बारे में। ठीक है, तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिए हम बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। यहां पे कुछ अलग होने वाला है, यहां पे होमोलिसिस होगा, आई मीन होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब आपको पता है कि कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आने वाला, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना? तो देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, लाइक CH3 CH2 रेडिकल। ठीक है, ये रेडिकल है, तो चलो समझो इसको कैसे समझेंगे। C एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है? CH2 रेडिकल। अब समझिएगा ध्यान से,
ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये होगा, है ना। तो यहाँ पे होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस का मतलब क्या? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक यहाँ पे डॉट और एक यहाँ पे डॉट। तो एक डॉट यहाँ पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे, तो ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा? एक डॉट आएगा, राइट। तो चलो लिखो इसको जल्दी से। सी, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये CH2, और ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, आई मीन फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ऐसे और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं? मुझे लग रहा है 1 2 3, टोटल 3 बन सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई मीन जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा कार्बोकैटायन से या फिर फ्री रेडिकल से, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उतना ज्यादा उसका क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। क्लियर है? तो चलो देखो इसको भी। और क्या हो सकता है? कुछ इस तरीके से हम कार्बन डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन और एक यहाँ पे डॉट, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन। तीसरा कैसे बनेगा बताओ? कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे डॉट, डबल बॉन्ड CH, ठीक है। कितने इसके रेजोनेटिंग से क्या है? 1 2, तो टोटल नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने? 3। देयरफॉर टोटल नो बॉन्ड रेजोनेंस कितने हो गए? 3। बोलो क्लियर है? तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ अल्कीन। कौन सा? अल्कीन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन। देखो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन पहचानने तो आ गया ना। अगर हम फ्री रेडिकल के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे कि ये जो रेडिकल है इसके जो बगल वाला कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? अब रही बात कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अल्कीन के केस में कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन अल्फा कार्बन होगा और कौन अल्फा हाइड्रोजन होगा? तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया आपका CH। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पता है कौन सा होता है? जो डबली बॉन्डेड कार्बन से क्या होता है? अटैच होता है। तो यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन कौन सा है? ये वाला आपका डबली बॉन्डेड कार्बन होता है। तो यहाँ पे हम ये कमेंट कर सकते हैं कि कार्बन which is directly connected on doubly bonded carbon atom are called as alpha carbon, and the hydrogen which is present on alpha carbon are known as alpha hydrogen, right? तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है, ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? मुझे लग रहा है कि 3 + 3 कितना है? 6 है। क्लियर है? यहाँ पे डबली बॉन्डेड कार्बन कौन है? मुझे लग रहा है कि ये वाला है। और अल्फा कार्बन कौन है? ये है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? तो मुझे लग रहा है कि अल्कीन के केस में कितना अल्फा कार्बन होता है, कितना अल्फा हाइड्रोजन होता है, आपको समझ में आ गया, राइट? तो चलिए अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन समझ में आ गया तो हम बात करते हैं इसके नो बॉन्ड रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो देख जैसे ये वाला स्ट्रक्चर लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाला ना। देखो CH3 एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन है ना। CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इस तरीके से शिफ्ट करता हूँ, है ना, हालांकि मुझे उसी तरीके से शिफ्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 है इसका टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी इसका है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? प्लस या माइनस? प्लस आएगा तभी तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर माइनस आएगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको तो लेस स्टेबल बना देगा ना जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस चार्ज। उसके लिए इसका शिफ्टिंग क्या होगा? कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये हो गया, यहाँ पे आ गया माइनस ना, ये CH, ये आपका आ गया CH2, थोड़ा और इधर लिखता हूँ, CH, ये आपका आ गया CH2, ये आ गया माइनस चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है ना, और आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन। तो भाई साहब अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, पक्का। तो लिखो इसको, यहाँ पे लगा दो क्या, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो है ना, इसको ऐसे लिखो, ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को। ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, कार्बन को, कि भाई तू ले जा। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है ना, देखो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। अब इसी तरीके से और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना। चलो क्या बन जाएगा, C, एक हाइड्रोजन, ये H प्लस, दूसरा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, एक और लास्ट ड्रॉ कर लो, है C, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसके ऊपर एक क्या, प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये आपका सेकंड नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये आपका क्या, थर्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है। तो मुझे लग रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब मैं आपको अल्कीन के केस में कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, जिसमें आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए जनरली क्वेश्चन पूछा जा रहा है बात। ठीक है, देखो ये हो गया ना, देखिए लिखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, सबसे पहले कौन, ये वाला, यहां पे आप काउंट करो जल्दी से कि कितने अल्फा कार्बन है और कितने अल्फा हाइड्रोजन, कितने, 3, 6, 9, 12। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड CH3, CH3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, मेरे हिसाब से इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 6 और 9। ये ज्यादा स्टेबल होता है किससे, फिर से CH3 और H। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बताइए, मेरे हिसाब से कितने, 3 + 3 कितना, 6। एक और चीज, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ भी 6। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, फिर आपने स्टेबिलिटी में इसको क्यों बोला कि ये ज्यादा स्टेबल होगा वो कम स्टेबल होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये जो क्या है यहाँ पे क्या होने वाला है, जब ये शिफ्टिंग होगा तो भाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज। और ये जो प्लस का चार्ज है इसको स्टेबल करने के लिए दो अल्काइल ग्रुप इसको हेल्प कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ, यहाँ पे तो दोनों साइड से शिफ्टिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही साइड से शिफ्टिंग होगा। तो अगर यहाँ पे एक साइड से शिफ्टिंग होगा तो इस कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज आएगा
उसका स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, लेकिन यहाँ पे कितने, 2 अल्काइल ग्रुप है। तो बताओ ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, वहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो भाई 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना 1 डिग्री से, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। बोलो क्लियर है। और भी अल्कीन है, वो भी लिखवा देता हूं, लाइक प्रोपीन। ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बराबर आ रहा है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है जी, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। और लास्ट में क्या आपका आता है, इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड। इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जी। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो ये था कुछ कहानी किसके बारे में, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जो लास्ट हमारा जो इफेक्ट था, जिसको हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो कि कौन सा इफेक्ट था, टेम्पोररी इफेक्ट था, ठीक है। ये जो हमने टोटल 3 इफेक्ट पढ़े हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। पूरे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में, पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तीनों इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक जो लास्ट में जो टेम्पोररी इफेक्ट जिसको आप बोलते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चलो देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलो ये हो गया, देख 4th इलेक्ट्रोमेरिक। सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है आपका क्या है, वो टेम्पोररी इफेक्ट है। क्या है, इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है, ये क्या है, टेम्पोररी इफेक्ट है, कुछ देर के लिए, है ना। अब रही बात की इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम कब बात करेंगे, तो भाई यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, कंबाइन करता है जो भी आपका मॉलिक्यूल है, जो भी आपका सबस्ट्रेट है, ठीक है। उस अटैकिंग रिएजेंट के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से +E एंड -E के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो इंटायर जीओसी में, इंटायर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मैंने आपको क्या सिखाया कि +I कब होगा, -I कब होगा, +M कब होगा, -M कब होगा, +H कब होगा, -H कब होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी मैं आपको बताऊंगा कि +E कब होगा और -E कब होगा, राइट। तो देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो CH3, ऐसे कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर ले लो, C डबल बॉन्ड, इधर कोई ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अटैकिंग रिएजेंट ले रहा हूँ, चलो मैं H+ ले रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या होगा बताओ, बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो भाई क्या होने वाला है यहाँ पे बताओ, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया ना, ऐसे 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 ऐसे, है। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज, ठीक। और ये जो H+ है कहाँ पे अटैक हो, माइनस वाला पे, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक। तो ये जो H+ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, चलो CH3, यहीं पे लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मान, ठीक। यहाँ पे अगर H+ अटैक हो करेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे शिफ्टिंग कैसे होगा, कुछ इस तरीके, क्या होने वाला बताओ, CH3, इसके ऊपर प्लस है, राइट, CH3 CH+ और ये आपका क्या आ गया CH, और हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा, यहाँ। तो अगर यहाँ पे प्लस वाला होगा ना, तो इसको हम बोलते हैं +E इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, +E मतलब इलेक्ट्रोमेरिक। कुछ खास नहीं है, ठीक है, फिर भी एक रफ आइडिया ले लो, ठीक। अब हम बात करते हैं कि -E कब होगा। तो -E के केस में देखना ध्यान से,
इस तरीके से है, प्लस मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ CN माइनस, कोई न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूँ, ठीक। क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला बॉन्ड टूट गया इस तरीके से, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। हाँ, अगर मैं शिफ्टिंग इस तरीके से करवाया हूँ तो प्लस, यहाँ पे माइनस, तो भाई यहाँ पे माइनस चार्ज आया ना, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। ये जो न्यूक्लियोफाइल ये हो, ये जो आपने अटैकिंग रिएजेंट लिए हो, ये कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये कूद गया माइनस। तो कहाँ पे CN अटैच हो गया, यहाँ पे CN अटैच हो गया। क्लियर है, ये आपका अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट। क्लियर, एग्जांपल लेना ले लो, प्रोपीन का ले लेता हूँ मैं, दोनों सिमिलर रहेगा, समझ में बढ़िया से आएगा। डबल बॉन्ड CH2 प्लस CN नेगेटिव, बोलिए क्या बन जाएगा, CH3, शिफ्टिंग कैसे होगा, ऐसे ना, CH3, ये CH के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस का चार्ज, और यहाँ पे अटैक कौन करेगा, CN माइनस, साइन आएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा, CH2 नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, प्लस बोलेंगे माइनस बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये था प्लस ई और ये आपका क्या था, माइनस, ठीक है। तो जीओसी के लेक्चर में हमने टोटल चारों इफेक्ट के बारे में बात करी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरी इफेक्ट, क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। तो टोटल चारों इफेक्ट तो क्लियर हो गया ना, क्लियर है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।